हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामचंद ट्यूटोरियल। आज मैं तुम लोगों को चैप्टर 2 सर्कुलर फ्लो में ही आगे कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ। प्रीवियसली मैंने तुम लोगों को डोमेस्टिक ट्रेजरी के बारे में बताया था। आज मैं तुम लोगों को नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा कि नॉर्मल रेसिडेंट बेसिकली कौन होते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ए नॉर्मल रेसिडेंट डिसाइड A normal resident of a country is a person or an institution that usually reside in a country more than 1 year and whose center of economy lie in that country. That means perform all economic activities such as earning, spending and saving from that country. मान लो कोई भी एक पर्सन किसी भी कंट्री में जाके, किसी भी लाइक कंट्री के छोड़ो, कि मान लो कि कोई भी एक पर्सन है जो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह गया हो, इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह गया हो। ठीक है, उसका बाद उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि मान लो वो इंडिया में कमा भी रहा हो, इंडिया में खा भी रहा हो, इंडिया में सेविंग भी कर रहा हो। ठीक है, ऑल इकोनॉमी एक्टिविटीज कर रहा हो। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है दोस्तों? तो नॉर्मल रेसिडेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह गया हो। ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक लाइक सेविंग, स्पेंडिंग और अर्निंग उस कंट्री के लिए हो ना, तो उसे ही हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर देखो नॉर्मल रेसिडेंट में क्या क्या काउंट नहीं होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या क्या इंक्लूड नहीं करती है। तो पहला बार नॉट इंक्लूड इन नॉर्मल रेसिडेंट फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। मान लो कोई फॉरेन टूरिस्ट करने के लिए हम लोग के कंट्री में है। ठीक है, हम लोग के कंट्री इंडिया में है। ठीक है, तो टूरिस्ट हो गया या कोई विजिटर्स है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होते। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WHO वगैरह है, तो वो हम लोग के नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट नहीं होता है। ठीक है, फिर से फॉरेन पर्सनल ऑफ एम्बेसीज लोकेटेड इन ए पर्टिकुलर कंट्री, जैसे कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसी इंडिया में है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियंस आके इंडिया में क्या करे? इंडियन यहाँ के मान लो कि फॉरेन एम्बेसीज, मान लो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है ना। ठीक है, तो मान लो ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसी हम लोग के इंडिया में है। ठीक है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन यहाँ के एम्बेसी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो लोकल हम लोग के इंडिया में आके काम कर रहे हैं ना एम्बेसीज में, तो बेसिकली वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होते। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड रेसिडेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू दी विच दे बिलोंग। अब मान लो कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उसका एम्प्लॉय मान लो कि इंडिया में रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ का वो नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होगा, वो वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिटीजनशिप क्या होता है? ठीक है, सिटीजनशिप तुम लोगों को पता ही होगा ना क्या होता है। सिटीजनशिप इज बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है और 2 चीज पे क्या होता है? बेस्ड होता है। पहला क्या होना चाहिए? ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ एंड बाय सम लीगल प्रोविजन। मान लो कि कोई भी पर्सन किसी भी देश का सिटीजन कब बन सकता है? 2 तरीका है, या तो उस कंट्री में जन्म ले ले या कुछ लीगल प्रोविजंस को पूरा करके वो सिटीजन बन जाए। ठीक है, ये होता है सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट। ठीक है, दैट मीन्स वन कैन बिकम ए सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री आइदर बाय बीइंग बोर्न इन दैट कंट्री और बाय सम लीगल प्रोविजन। मतलब कोई भी पर्सन एक किसी भी कंट्री का सिटीजन कैसे बन पाएगा? या तो उस कंट्री में जन्म ले ले या उस कंट्री का कुछ लीगल प्रोविजंस को पूरा करके वो सिटीजन बन जाए। ठीक है दोस्तों, तुम लोग आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिटीजनशिप में एक मैं एग्जांपल बताऊंगा तुम लोगों को, जो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल होने वाला है। ठीक है, एक मान लो कि एक एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, मान लो कि सिटीजनशिप के बारे में एग्जांपल बताऊंगा कि मान लो जापान। ठीक है, ये जापान है, पता है तुम्हें, ये जापान है, या मान लो रसिया है। ठीक है, ये जापान, ये रसिया। ठीक है, अब मान लो बीच में जापान रसिया का छोड़ो, मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये हमारा कंट्री इंडिया है। ठीक है, समझ में? मान लो कि ये हो गया आपका बांग्लादेश। ठीक है, अब मान के चलते कि बीच में पाकिस्तान पड़ रहा है। ठीक है, बीच में मान लो पाकिस्तान पड़ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा, बीच में मान लो पाकिस्तान पड़ रहा है। तो मान लो एक लेडी इंडिया से फ्लाइट में जा रही है बांग्लादेश। कहाँ पे जा रही है? इंडिया से फ्लाइट में बैठी है और जा रही है बांग्लादेश। ठीक है, और ये मान लो फ्लाइट है, देख लो ये मस्त फ्लाइट है, देख रहे हैं ना, ये फ्लाइट है, इंडिया से उड़ा और जा रही है बांग्लादेश। ठीक है, तो
और ये लेडी क्या पता है, इसमें एक लेडी बैठी हुई है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है। और क्या हुआ कि प्लेन में उसका डिलीवर हो गया, क्या हो गया, डिलीवरी हो गया। अब बताओ तुम लोग कि ये जो बेबी बोर्न हुआ ये किस कंट्री का होगा, ये इंडिया का होगा, ठीक है, ना बांग्लादेश का होने वाला है, ना पाकिस्तान का होने वाला है, ठीक है। तुम अगर तुम लोगों को ये जवाब पता चले तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है, मान लो कि एक हाउस होल्ड जब किसी कंपनी में जाकर काम करती है, फैक्टर सर्विस देती है, और एक कंपनी जब उसे पेमेंट करते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फैक्टर इनकम बोलते हैं। इट इज द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफॉर्मिंग देयर लेबर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर इनकम अर्न द नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूडिंग इन एक्सटर्नल इनकम। और जो भी फैक्टर इनकम होता है दोस्तों, उसे हम लोग नॉर्मल नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, ठीक है। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, देखो ट्रांसफर इनकम एक ऐसा इनकम होता है ना जो हम लोगों को ऐसे मिल जाता है, उसके लिए हम कुछ भी सर्विसेज वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं। मान लो क्लास 12 में मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ, ठीक है। क्लास 12 में मैंने 98% ला दिया, ठीक है। तो 98% लाते गवर्नमेंट ने मुझे ठीक है 1 करोड़ रुपीज का स्कॉलरशिप दे दिया। तो क्या मैंने कुछ गवर्नमेंट के लिए किया था क्या, मैं तो अपने लिए पढ़ा, ठीक है। तो गवर्नमेंट फिर भी मुझे क्या कर रही है कि 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दे रही है। तो ऐसी इनकम को दोस्तों ने क्या बोलते पता है, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। इट इज द इनकम रिसीव बाय विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। एग्जाम्पल रिटायरमेंट पेंशन, स्टाइफन या स्कॉलरशिप बोल लो, तो वो भी उसमें काउंट हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम निकालने के टाइम में काउंट नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट होने वाला हम लोगों का फाइनल गुड्स क्या होता है एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसका डायरेक्ट हम लोग कंजम्पशन करते हैं। ऐसा गुड्स जिसका डायरेक्ट हम लोग कंजम्पशन करें तो वो मेरे लिए क्या बनती है पता है दोस्तों, फाइनल गुड्स बनती है। क्या बनती है दोस्तों, फाइनल गुड्स बनती है। मतलब दे आर द गुड्स दैट आर यूज्ड इन द आइदर फॉर द कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। डेट इज they are the goods that are used for the final consumption. Final goods are neither resold, final goods को कभी भी हम लोग सेल नहीं करते, रिसोल्ड नहीं करते, और नॉट यूज फॉर द फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और प्रोडक्शन करने के टाइम में फाइनल गुड्स का कभी भी यूज नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है मतलब फाइनल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसका डायरेक्ट हम लोग कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करेंगे या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करेंगे। फाइनल गुड्स को हम लोग कभी भी सेल आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट होने वाला है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसका यूज से हम लोग फर्दर प्रोडक्शन कर पाए। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं पता है दोस्तों, इंटरमीडिएट गुड्स बोले, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि फर्नीचर बनाना है, मान लो कि एक सोफा सेट बनाना है, ठीक है। तो सोफा सेट बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले मुझे लकड़ी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो लकड़ी मेरे लिए क्या होगा, सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स होगा, उससे मैं क्या करूंगा, फाइनल गुड्स बनाऊंगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। मतलब फाइनल गुड्स बनाने के लिए मुझे इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए होगा, ठीक है। सम एग्जांपल इंटरमीडिएट गुड्स व्हीट, सॉइल, क्रूड ऑयल, शुगर एक्सेट्रा, ठीक है। दिस आर द गुड्स दैट आर दिस आर द गुड्स दैट आर यूज्ड इन आइदर फॉर रीसेल। इस गुड्स को हम लोग फिर से रीसेल भी कर सकते हैं और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। उसी गुड्स का यूज करके हम लोग कुछ प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं सेम ईयर, लेकिन ईयर होना चाहिए सेम ईयर होना चाहिए, ठीक है। दिस गुड्स आर जनरली परचेस्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम दी अनदर प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। अब देखो दोस्तों कि कंज्यूमेबल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होता है। कंज्यूमेबल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स को हम लोग कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जो डायरेक्ट ह्यूमन के वांट्स को क्या करता है दोस्तों, सेटिस्फाई करता है। मतलब ऐसा गुड्स जो ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई कर देते हैं, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। देखिए दोस्तों, दिस आर दोज गुड्स दैट आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर के नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि मुझे भूख लगा तो मैंने क्या किया, चिप्स खा लिया, ठीक है। तो ऐसा गुड्स मेरे लिए क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स होता है, ठीक है ना। एग्जांपल फूड, क्लॉथ एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का कुछ टाइप्स होता है दोस्तों। क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स। क्या होता है, ड्यूरेबल गुड।
लाइफ स्पेन मेनी ईयर्स, एग्जांपल टीवी, कंप्यूटर्स एंड फर्नीचर। देखो अगर मान लो कि मुझे आईपीएल देखना है तो मुझे क्या चाहिए, टीवी चाहिए ना। तो टीवी मेरे लिए क्या है, टीवी मुझे, अगर मैं टीवी खरीद के लाऊंगा तो मेरे टीवी क्या होगा, मेरे वांट्स को क्या करेगी, सेटिस्फाई करने वाली। तो ये मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन ये कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन ये क्या ड्यूरेबल गुड्स भी कहलाती है। ड्यूरेबल गुड्स मतलब इसका लाइफ बहुत साल तक रहे, ऐसे गुड्स को हम लोग ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। लाइक टीवी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, फर्नीचर्स हो गया, ठीक है दोस्तों। हाँ टीवी, बीबी नहीं, ठीक है ना, टीवी। हाँ फिर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जिसका लाइफ 1 साल तक ही हो, जैसे कि मान लो क्लोथ्स हो गया या शूज हो गया, इसका लाइफ 1 साल। हालांकि हम लोग के लिए ये क्लोथिंग या शूज एक सेमी ड्यूरेबल गुड्स नहीं कहलाता, क्योंकि देख पता है ना, हम लोग की मम्मी क्या करती है कि हमारे लिए जब हम लोग छोटे होते हैं तो बड़े बड़े कपड़े लेते हैं, जिससे क्या होगा, मम्मी क्या बोलते हैं, इस साल भी चल जाएगा, अगले साल भी चल जाएगा, उससे अगला साल भी हो जाएगा। काम ऐसा होता ही नहीं था, सभी का यही प्रॉब्लम है, नॉर्मली मिडिल क्लास का यही प्रॉब्लम है, ऐसा होता ही नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सेमी ड्यूरेबल गुड्स में ऐसा होता ही नहीं होता, ठीक है। फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसका लाइफ एकदम लाइफ स्टाइल एकदम कम हो, जैसे कि ब्रेड, मिल्क एक्सेट्रा, समझ में है। फिर देखो, फिर सर्विसेज होता है, कंज्यूमर गुड्स में सर्विसेज भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा कैपिटल गुड्स। क्या होता है कैपिटल गुड्स, क्या होता है, देखो कैपिटल गुड्स क्या है, these are the final products that help in the production of other goods and services। देखो ऐसा गुड्स जिसका यूज करके हम लोग अदर गुड्स को क्या करें, बना पाए, तो ऐसे गुड्स को हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं। जैसे कि मशीन हमारे लिए कैपिटल गुड्स होता है। मशीन को लाएंगे हमारे फैक्ट्री में, उसको मशीन के यूज से हम लोग मान लीजिए कुछ अदर गुड्स बनाएंगे, तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं, जैसे लाइक मशीनरी, फर्निशिंग एक्सेट्रा, ठीक है। Until the above example, we had learned about the concept, the essential for the study of national income। जो भी हम लोगों ने ऊपर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम काउंट करने का, नेशनल इनकम निकालने का टाइम में काम आने वाली है। नाउ वी विल डिराइव द वेरियस फॉर्मूला विथ विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ आवर इकोनॉमी। पहले जो हम लोग ऊपर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, वो नेशनल इनकम को समझने के लिए पढ़ना जरूरी था। अभी हम लोग नेशनल इनकम निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो सबसे पहले क्या होने वाला है, ग्रॉस वैल्यू क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि ग्रॉस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। मान लो ये पर्सन है, ठीक है, देख रहे हो ना, पर्सन की आंखें नहीं है, ये लो चिंचन है। कौन है, चिंचन, मालूम है ना, चिंचन याद ही होगा तुम लोगों को। तो मान लो चिंचन 2023 में एक मोबाइल फोन इसने खरीदा। किसने, चिंचन ने एक मोबाइल फोन 2023 में खरीदा, आईफोन 16 प्रो, जिसका कीमत कितना था पता है, 1.5 लाख। कितना था, 1.5 लाख। कितना दोस्तों था, 1.5 लाख रुपया था, ठीक है। तो चिंचन ने जो मोबाइल फोन खरीदा था, और मोबाइल फोन खरीदने के टाइम में कितना पे किया था, 1.5 लाख रुपया, मतलब 1,50,000 रुपीज इन्होंने पे किया था। तो ये होता है दोस्तों ग्रॉस वैल्यू। क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस वैल्यू। क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस वैल्यू। देखो क्या लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू। मतलब जिस वैल्यू में लोग गुड्स को खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस वैल्यू होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस वैल्यू। एग्जाम्पल मैंने चुन्नू का लिया था। किसका लिया था मैंने, चिंचन को हटा के हम लोग क्या करते थे, चुन्नू करते थे। क्या करते थे दोस्तों, चुन्नू। हाँ, 1 ईयर अगर चुन्नू बॉट है आईफोन 16 प्रो, अभी तो आया ही नहीं है, हम लोगों ने एग्जाम्पल भी ले लिया। वाह, तो आईफोन 16 प्रो 1.5 लाख रुपए को उन्होंने खरीदा। सो दी ग्रॉस वैल्यू ऑफ दिस फोन इज ₹1,50,000। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब होता है नेट वैल्यू। क्या होता है, अब देखो चुन्नू ने 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदा, कब, 2023। अब ये सोच रहे कि हम 2025 में ये मोबाइल को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो क्या कभी भी तुम लोग ही बोलो 1.5 लाख का मोबाइल 2023 में बेचने पर क्या 1,50,000 मिलने वाला है, क्या कभी भी दोस्तों मिलने वाला नहीं है। तो मान लो चुन्नू का, लेट सपोज चुन्नू को मिला 80,000 रुपीज, ठीक है। चुन्नू को कितना मिला, 80,000 रुपीज। तो ये 80,000 क्या था, नेट वैल्यू दोस्तों। क्या था, नेट वैल्यू। क्या होने वाला दोस्तों, नेट वैल्यू। क्या लिखा है, द प्रेजेंट एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड नेट वैल्यू। मतलब उस टाइम में उस प्रोडक्ट का दाम कितना, तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल, इफ Chunnu wants to sell this phone after 2 years, it would cost about 80,000. So the net value of this phone is ₹80,000. ठीक है, आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा। और देखो 50,000 में मोबाइल खरीदा था इन्होंने, 80,000
आफ्टर 2 इयर्स बाद इसका हो गया मतलब 70,000 क्या हो गया, बीच में इसका डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, घट गया। क्यों होता है एसेट्स का वैल्यू, कैसे घटता है दोस्तों, जब हम लोग किसी भी चीज को यूज करते हैं ना तो उससे क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, घटता है। कोई भी एसेट्स को हम लोग यूज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोस एंड नेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। डिफरेंस मतलब ग्रोस वैल्यू कितना था 150, ठीक है, नेट वैल्यू कितना था 80, मतलब 70,000 क्या हो गया आपका, 70,000 क्या हो गया आपका, डेप्रिसिएशन हो गया। इन अदर वर्ड्स देखो, इन अदर वर्ड्स द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मतलब हम लोग जब गुड्स को यूज करेंगे और समय जैसे जैसे बीतेगी ना तो ऐसे ऐसे गुड्स का दाम क्या होने वाली है, कमने वाली है। इसी को दोस्तों हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा। डेप्रिसिएशन का और कुछ नाम है दोस्तों। डेप्रिसिएशन को इस चैप्टर में हम लोग और कुछ नाम से भी जानेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन को हम लोग करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलने वाला है। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी दोस्तों हम लोग बोलने वाले हैं। ठीक है, अब देखो अगर मान लो हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है तो कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग को अंडरस्टैंड करना जरूरी पर हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या फॉर्मूला है, अगर मान लो कि एग्जाम में ग्रोस वैल्यू दिया है, क्या दिया दोस्तों, ग्रोस वैल्यू, तुम्हें पहुंचना है नेट वैल्यू के पास। ग्रोस वैल्यू दिया है, तुम्हें कहां पे जाना है, नेट वैल्यू, तो तुम्हें डेप्रिसिएशन को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर नेट वैल्यू दिया हुआ है और जाना है ग्रोस के पास तो डेप्रिसिएशन क्या पड़ना पड़ेगा दोस्तों, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा एनआईटी, क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलती है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब सबसे पहले बात है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दे रेफर टू द टैक्स लेव बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी टैक्स लगता है दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट नहीं कलेक्ट करती है, इनडायरेक्टली कलेक्ट करती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगती है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, लाइक जीएसटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एग्जांपल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा क्या होता है ना, कमोडिटी के प्राइस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कोई भी गुड्स के प्राइस को क्या करता है दोस्तों, बढ़ाता है। मान लो फैक्ट्री से एक गुड्स 15 रुपीज में बन के निकला तो इसमें टैक्स लगने के, मान लो टैक्स 5 रुपीज लग गया तो गुड्स का ऑटोमेटिक दाम कितना हो गया, 20 रुपीज। तो याद रखना टैक्स हमेशा क्या करती है दोस्तों, गुड्स के दाम को इंक्रीज करती है। अब मान लो सब्सिडीज, सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडीज नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सब्सिडीज दे आर रेफर टू द फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू ए कंपनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो जब गवर्नमेंट कोई भी कंपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, ठीक है, तो उसे कुछ, जैसे कि मान लो ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट में मान लो कि एक एबीसी कंपनी, मान के चलो एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, अब गवर्नमेंट ये कंपनी का काम है प्रोडक्शन करना, क्या है ना, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसे 10 लाख रुपए का मान लो